हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री की क्लास में कक्षा 10th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है उसका एक नया टॉपिक देखेंगे। हमारा टॉपिक है नेपोलियनिक संहिता। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि फ्रेडरिक सरियो ने किस प्रकार अपने स्वप्नों का संसार रचा और राष्ट्रवाद की छवि अपने चित्र के माध्यम से प्रस्तुत की कि किस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, साथ ही साथ राष्ट्र राज्यों का निर्माण दिखाया। इसी के साथ हमने राष्ट्र और राष्ट्रवाद जैसे कंसेप्ट को समझा, उसके अर्थ को जाना और फ्रांसीसी क्रांति जो पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति है, उसको समझा, उसको जाना कि किस प्रकार जो क्रांति है उसके बाद सत्ता का परिवर्तन हो जाता है और फ्रांसीसी क्रांतिकारी किस प्रकार वहाँ के जो जनता है उसमें सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास करते हैं। तो ये सब हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, हम देखते हैं किस तरह से नेपोलियन का उदय हुआ और उसने किस तरह से कानून संहिता को लागू किया। तो प्यारे बच्चों, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके लिए मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इस क्रांति ने एक विश्व पुरुष को जन्म दिया और वो कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने अपने साहसिक कार्यों से फ्रांस के प्रधान सेनापति का पद प्राप्त कर लिया। उसने जो डायरेक्टरी है उसके शासन में भी वो चयनित हो गया और तत्पश्चात नेपोलियन के जो समर्थित सदस्य थे उन्होंने डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया और कंसुलेट की शासन व्यवस्था स्थापित की। इसमें 3 कंसुल नियुक्त हुए जिसमें प्रधान कौन था? नेपोलियन। 1799 में प्रथम कंसुल बनने के बाद नेपोलियन के समक्ष बहुत सारी समस्याएं आई, किंतु उसने अपने साहस और योग्यता के बल पर उन पर विजय पा ली, आगे बढ़ता चला गया और इससे उसे लोकप्रियता प्राप्त हुई और फाइनली 1804 में सेनेट ने नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। तो इस प्रकार 2 दिसंबर 1804 में नेपोलियन का राज्याभिषेक होता है नोत्रे दामे चर्च में, जहां जब पादरी उसे ताज पहनाने लगता है तो नेपोलियन उसके हाथ से ताज छीनकर स्वयं ही पहन लेता है। इस समय नेपोलियन का एक बड़ा फेमस कथन है कि मैंने फ्रांस का जो राज्य है यानी शाही ताज है उसको धरती पे पड़ा पाया और उसे तलवार की नोक से उठा लिया। मीन्स मैंने अपनी योग्यता, अपने साहस, अपने संघर्ष के बल पर फ्रांस का ताज प्राप्त किया है, मुझे इसे किसी और से पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इतिहासकार नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी और दूसरा जस्टिनियन भी कहते हैं। आपको ये तो पता है कि नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन को समाप्त करके सत्ता प्राप्त की थी और वहां की जनता ने भी इस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। तो अब नेपोलियन के लिए जरूरी हो गया था कि वो आंतरिक क्षेत्र में कोई सुव्यवस्थित शासन और कानून व्यवस्था लागू करे। नेपोलियन ने 1804 में नागरिक संहिता नेपोलियनिक कोड लागू किया। नेपोलियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और स्थायी जो कार्य था वो था विधि संहिता, उसका निर्माण करना। वास्तव में क्रांति से पहले भी फ्रांस में कानून व्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं थी, छिन्न भिन्न थी। बिल्कुल इतने प्रकार के कानून मौजूद थे कि लोगों को कुछ ज्यादा स्पष्ट नहीं था और क्रांति के दौरान भी ये अराजकता की स्थिति और बढ़ गई। नेपोलियन ने इस व्यवस्था को दूर करने के लिए एक विधि संहिता तैयार की और नेपोलियन कहता है, इस विधि संहिता के बारे में नेपोलियन का एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि मेरा वास्तविक जो गौरव है मेरे 40 युद्धों की विजय में नहीं। यानी इतिहासकारों के अनुसार नेपोलियन ने 40 युद्ध जीते थे। तो नेपोलियन कहता है कि मेरा जो वास्तविक गौरव है वो मेरे 40 युद्धों की विजय में नहीं है, बल्कि मेरी जो विधि संहिता है जो उसमें ये निहित है, जो कभी नहीं मिटेगी और ये चिरस्थायी सिद्ध होगी। तो इस प्रकार जो नेपोलियन है वो 1804 में राजा बनता है। किसका? फ्रांस का। और फ्रांस का राजा बनने के बाद उसने जो व्यवस्था लागू की उसको हम देखने जा रहे हैं। तो 1804 में जैसे ही वो राजा बनता है, इसका मतलब सीधा सीधा अभिप्राय ये है कि फ्रांस में गणतंत्र की समाप्ति हो गई। यानी इतिहासकार गणतंत्र की हत्या मानते हैं, क्योंकि हमने देखा कि 1789 से 1804 के बीच लगभग क्रांतिकारी गतिविधियां चलती रही।
अलग अलग स्वरूपों में वहाँ जनता का शासन रहा। और 1804 में क्या हुआ? 1804 में फ्रांस में फिर से राजतंत्र की स्थापना हो गई, रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की बाय द नेपोलियन बोनापार्ट। तो 1804 में फिर से राजतंत्र की स्थापना देखी जा सकती है। अब क्या हुआ? प्रशासनिक क्षेत्र में नेपोलियन ने बहुत सारे क्रांतिकारी सुधार लागू किए, और यही क्रांतिकारी सुधार जो है 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, इन्हें क्या कहा गया? 1804 की नेपोलियनिक संहिता यानी नेपोलियनिक कोड या नागरिक संहिता के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि ये जो सुधार थे ये कहाँ लागू किए गए? ये सुधार बेसिकली पहले तो फ्रांस में लागू किए, और उसके बाद जो क्षेत्र नेपोलियन ने जीत लिए थे, अपने नियंत्रण वाले जो क्षेत्र थे, उनमें लागू किए। अच्छा, क्यों लागू किए? क्योंकि नेपोलियन अपने शासन को और ज़्यादा इफेक्टिव और रेशनल बनाना चाहता था, और ज़्यादा कुशल बनाना चाहता था। इसलिए इतने आप समझिए कि इतने लंबे समय की क्रांति के बाद वहाँ राजतंत्र स्थापित हुआ, तो नेचुरल है कि जो पब्लिक है उसको संतुष्ट करना ज़रूरी है। इसलिए ये ज़रूरी हो चुका था नेपोलियन के साथ कि वो कुछ सुधार कानून व्यवस्था लागू करे, तभी जनता को विश्वास हासिल कर सकता था। तो आइए क्या क्या सुधार लागू किए। सबसे पहली चीज, नेपोलियन ने जो बर्थ राइट्स थे उन्हें एबॉलिश किया। जन्म से विशेषाधिकार, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार यानी जो बर्थ राइट्स आपने कक्षा 9th के वीडियो में देखा कि किस तरह से वहाँ एस्टेट जनरल जो था, यानी पूरी जो सोसाइटी थी वो एस्टेट्स में बटी हुई थी, और जो ऊपर के 2 स्टेट्स थे, नोबल्स एंड क्लर्जीज, उन्हें स्पेशल बर्थ राइट्स प्राप्त थे, उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, उनका समाज में पहला और दूसरा स्थान था। तो इस तरह से अनइक्वल सोसाइटी थी, और ये राइट्स उन्हें जन्म से प्राप्त थे, तो इनको एबॉलिश किया। दूसरा, नेपोलियन ने कानून के समक्ष समान, इक्वल बिफोर द लॉ, कि सभी लोग जो है वो कानून के सामने बराबर होंगे, सबके लिए एक समान कानून व्यवस्था होगी। साथ ही साथ नेपोलियन ने संपत्ति के अधिकार को यानी प्रॉपर्टी के राइट को सिक्योर किया, और ये जो रूल्स थे ये अपने अधीन के जो क्षेत्र हैं, जो कि डच गणराज्य है, स्विट्जरलैंड का, इटली और जर्मनी, इन सब में इसने लागू किया, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसे इजी बनाया जा सके, आसानी से शासन स्थापित किया जा सके। साथ ही साथ जो नेपोलियन है उसने क्या किया? उसने फ्यूडल सिस्टम, सामंती व्यवस्था जो है, सामंती व्यवस्था, उसको एबॉलिश कर दिया। ये मध्यकालीन यूरोप में ये व्यवस्था प्रचलित थी, जहाँ बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे जिनके जो राइट्स हैं वो ज़मीन से जुड़े थे, और एक लंबी चौड़ी ज़मीन के वो मालिक होते थे, और उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं एक तरह से उनकी प्रजा होते थे, जिनसे वो सर्विसेज लेते थे, टैक्स लेते थे, और उनसे एक तरह से ज़मीन से जुड़े हुए मजदूरी कार्य करवाते थे, जैसे बंधुआ मजदूर टाइप। तो ये व्यवस्था खत्म कर दी। इसके साथ ही साथ जो किसान थे, किसानों का जो भू दासत्व यानी जमीन से जुड़ी जो दासत्व की प्रथा थी कि आपको जमीन, जिस जमीन में रह रहे हैं वहाँ जिस सामंत का अधिकार है उसको सेवाएं देनी ही पड़ेंगी, आप वहाँ से जा नहीं सकते, मुक्त नहीं हो सकते। और जो जमींदारी शुल्क यानी उन्हें जो मैनोरियल ड्यूज, टैक्सेस पे करने पड़ते थे, उन सबसे मुक्ति दिलाई, उन्हें समाप्त कर दिया। इसके साथ और क्या किया? शहरों में जो आर्टिशंस हैं, कारीगर, उनको श्रेणी जो है, श्रेणी गिल्ड्स, उनके कंट्रोल से फ्री कर दिया। गिल्ड्स क्या है? इसको हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 में स्टडी करेंगे। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि गिल्ड्स क्या है। एक ही प्रकार के उत्पादकों का समूह है, यानी एक ही तरह की चीज़ को प्रोडक्शन करने वाले लोग अपना एक संगठन बना लेते थे, ताकि वो एक बेटर ट्रेड कर सकें, ताकि नए लोगों को उस फील्ड में आने से रोक सकें। तो इस प्रकार जो नए कलाकार होते थे, कारीगर होते थे, वो अपना व्यापार अपना स्थापित कर ही नहीं पाते थे, तो उनको श्रेणी संघों से मुक्ति दिलाई। ओके, इसके साथ साथ यातायात और संचार व्यवस्था, जो ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं उनमें सुधार किया, उन्हें अपडेट किया, क्योंकि अगर अपना शासन बेहतर रखना है, अपडेट रखना है, तो आपको सूचना तंत्र और यातायात बिल्कुल अपडेट होना ही चाहिए। तो इस क्षेत्र में जो नेपोलियन है उसने सुधार लागू किए। अब देखिए, ये जितने भी सुधार लागू किए, समाज के सभी वर्ग, चाहे वो किसान हैं या कारीगर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मजदूर हैं, सभी ने
ये न्यू फ्रीडम को बहुत एंजॉय किया। ये फ्रीडम जो जिसमें एक समान कानून था, माप तोल के एक समान बांट थे, या करेंसी को एक जैसा किया गया, इन सब के प्रति उन्होंने बहुत ही अपनी पॉजिटिविटी शो की और इसका स्वागत किया। और ये सब इस नेपोलियनिक सुधार से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अब इसके रिजल्ट क्या थे, हम रिजल्ट देखते हैं कि नेपोलियन ने जब ये सुधार लागू किए, तो आप एक बात ध्यान रखिए, नेपोलियन फ्रांस का था और फ्रांस से अभी तक क्रांति के जो मूल्य हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, वही आइडियाज स्प्रेड हो रहे थे। और नेपोलियन ने आते ही सुधार लागू किए तो अभी तक लोगों तक ये समझ विकसित नहीं हो पाई थी कि ये एक निरंकुश शासक है। तो स्टार्टिंग में जब नेपोलियन है, उसने अपना यूरोप के बाहर के देशों को भी जीतना शुरू किया, वो महत्वाकांक्षी शासक था। तो स्टार्टिंग में जिन जिन क्षेत्रों को उसने जीता, कॉन्कर्ड जो एरियाज थे, वहाँ के लोगों ने जो नेपोलियन है उसका वेलकम किया, स्वागत किया। क्यों? उन्हें लगता था कि ये फ्रांसीसी क्रांति के जो वैल्यूज हैं उनका अग्रदूत है, उनको लेके आया है, ये स्वतंत्रता का तोहफा हमें देने आया है, यानी हमारे शासकों से हमें मुक्ति दिलाने आया है। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया, जिन क्षेत्रों को जीता उन क्षेत्रों में पहले से जो राजा थे उनको हटाकर अपने जो रिश्तेदार, नाती रिश्तेदार थे उनको अपॉइंट किया। तो जनता को एक मैसेज किया गया कि जो हमारे पुराने राजा महाराजा थे उनसे हमें मुक्ति मिल गई। तो उन्होंने एक फर्स्ट व्यू में इसे फ्रांसीसी क्रांति का ही रिप्रेजेंटेटिव माना। लेकिन धीरे धीरे बाद में, थोड़ी समय बाद, जो उनकी उत्साह था वो हॉस्टिलिटी में बदल गया, दुश्मनी में बदल गया। वो समझ गए कि ये कोई स्वतंत्रता का अग्रदूत नहीं है, ये तो कोई हमलावर है। ओके, तो इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था करों में वृद्धि। अब देखिए, जो नेपोलियन है उसको क्या करना है, उसको पूरे यूरोप को जीतना है, उसको अपना साम्राज्य विस्तार करना है, फ्रांस को उसने पूरा यूरोप में एक पहचान दिलानी है। तो इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत चाहिए। आपको दूसरे पूरे यूरोप को जीतना है तो सेना चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए, उनके लिए पैसे चाहिए। तो पैसे के लिए करों में वृद्धि कर दी। कोई इसके खिलाफ, इसकी नीतियों के खिलाफ ना बोले, इसके लिए सेंसरशिप लागू कर दी। अब जीत हासिल करनी तो सैनिकों की भी ज़रूरत है। सैनिकों की ज़रूरत है तो जो रूरल एरियाज़ हैं, कंट्री साइड, उनसे फोर्सफुली रिक्रूटमेंट किया गया सोल्जर्स का, जबरन उनकी भर्ती की गई। तो लोगों को समझ आ गया, क्या समझ आया? कि ये जो नई प्रशासनिक व्यवस्था है ये हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं है, यानी हम जो समझ रहे थे वैसा नहीं है। तो धीरे धीरे जो लोग हैं, चाहे वो फ्रांस के हैं या बाहर के, उन्हें समझ आ गया कि गणतंत्र की समाप्ति हो गई है और पुनः राजतंत्र की स्थापना हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आई होप कि आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। आप इसको बार बार देख सकते हैं समझने के लिए। सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।